जी, नीट की प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यूज लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पिछले 10 सालों के सॉल्व कराने वाला हूँ। 2013 से लेकर 2023 तक जो भी आए हैं। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का नीट के लिए चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, यानी पहला चैप्टर। और ये जो सीरीज है ये औरों से अलग इसलिए होगी कि इसमें आप देखेंगे कि मैं आपको ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि आखिर किसी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला या ये कॉन्सेप्ट क्यों लगा है, और अगर कुछ और लगाते तो उसका रिजल्ट क्या होता। और आपको बेसिकली डायग्रामेटिकल रूप में समझाने की कोशिश होगी जिससे आप केवल यही क्वेश्चन करना ना सीखें, इस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ लें और किसी और क्वेश्चन में लगा पाएं। तो चलिए तुरंत शुरू कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पीवाईक्यू सीरीज में ऐसा सरल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा जो आपको कहीं और आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आप कंपेयर कर लीजिएगा, वैसा जबरदस्त एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला। तो जैसा कि थंबनेल आपको दिख ही रहा है बेटा, एक बार हाईलाइट कर देता हूं थंबनेल, यहां पर एक्टिवेट कर लेता हूं मैं पेन। तो नीट 2024 के लिए ये है चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज पिछले 10 सालों के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और उससे पहले थोड़ी बहुत आपके लिए मैं जानकारी दे देता हूं बेटा, जो मैंने आपके लिए काम किया हुआ है। ये मैंने आपके लिए क्लास 11th और क्लास 12th का नीट के लिए पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया है। और ये देखिए यहां पर मैंने एक ऑल वीडियो लाइब्रेरी का नाम देते हुए गूगल शीट में चैप्टर और उसके टॉपिक्स को मेंशन कर दिया, क्योंकि एग्जाम टाइम में ना आपको कुछ टॉपिक्स पे दिक्कत होती है, तो आप पूरा चैप्टर शायद ना पढ़ना चाहें, कुछ टॉपिक्स पढ़ना चाहें जो आपके वीक हैं। आप मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें से टॉपिक्स निकलते हैं कि भाई ये फला 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 टॉपिक आपकी दिक्कत में है। तो यहाँ देखिए चैप्टर के नीचे टॉपिक लिखा है, जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ना है, इस प्ले बटन को आप क्लिक कर देंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा, चालू हो जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए क्लास 12th का है, यहाँ पर ये कट गया है, वरना ये 12th है, उधर बाजू में 11th क्लास यानी टैब लगे होते हैं जैसे एक्सेल शीट में। तो ये इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं और समय बचाते हुए अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कहां से बेटा, तो ये देखिए अरविंद एकेडमी नीट आप ओपन कर लीजिए, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। इससे पहले अपना अरविंद एकेडमी करके भी एक यूट्यूब चैनल है जो बोर्ड्स पर फोकस करता है, वहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। बच्चों का यही कहना है कि फिजिक्स बहुत आसान भाषा में आप पढ़ाते हैं, तो उसका एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी मैं आपकी दिक्कत जो फिजिक्स की दूर कर दूंगा, ये जानकारी इसलिए कि आप समझ पाएँ। ये देखिए यहाँ पर एक टाइटल लिंक लगा हुआ है, इस लिंक को क्लिक करेंगे और ये ऐसे ओपन होगा। ऑल वीडियो लाइब्रेरी को क्लिक कर दीजिए और इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी में पहुंच जाएंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, टॉपिक मजबूत कर सकते हैं। ये है आपका, जो बच्चे चाहते हैं इसका पीडीएफ उनको मिल जाए, वो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां इसका पीडीएफ आपको जरूर मिल जाया करेगा। और आपके लिए अरविंद एकेडमी ऐप भी है बेटा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें स्टोर सेक्शन में जाके देखिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिल जाएंगे आपको जो नीट की जर्नी को आसान कर देंगे और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर देंगे। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बना है। लाते हैं आपके सामने क्वेश्चंस। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ गया है 2023 का, 2023 का, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए मैं कितने आसानी से, आप इसको कोई भी बच्चा गलत नहीं किया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है, लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलती हो जाएगी। तो देख लेते हैं। बोला है इफ क्लोज्ड इंटीग्रल में E डॉट ds इज इक्वल टू 0 ओवर ए सरफेस, देन बताइए क्या। तो मैं ये अभी आपको समझाता हूं, उससे पहले मैं याद दिलाता हूं कि ये जो फॉर्मूला टाइप लिखा है ये तो भैया गॉस लॉ वाला चक्कर होता है। ऐसे आपको याद आया होगा, E डॉट ds है ना, E डॉट ds ऐसे लिख दीजिए, वेक्टर देखिए लिखा ही हुआ है, और ये बराबर होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि ये क्या था बेटा अपने पास, ये था गॉसेस लॉ, ये आप पढ़े हैं और ध्यान भी आ गया आपको, है ना। अब इसमें इन्होंने क्या बोल दिया है भाई कि ये वैल्यू 0 है। ये देखो ना, देखिए समझिए, पूरे कॉन्सेप्ट को भी पकड़िए, सवाल भी करिए। ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू अगर 0 है तो इसका क्या क्या मतलब हो सकता है, मैं समझाता हूं जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, फिर सवाल कर लेंगे आप। तो देखिए कोई भी क्लोज सरफेस अगर है तो इससे अगर ये 0 होने का मतलब क्या है,
फाई और क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एक्सप्रेशन के तहत जीरो है। तो एक तो आंसर हुआ कि इसका फ्लक्स जीरो है। फ्लक्स का मतलब होता है नेट फ्लक्स, तो इसका मतलब है कि नेट फ्लक्स इसमें से जीरो है। ये देखिए यहां से दिखा ना जीरो है। नेट फ्लक्स जीरो होने का मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें जा रही हैं उतनी ही इससे निकल रही हैं, तभी तो नेट फ्लक्स जीरो होगा। जितनी घुस रही उतनी निकल रही है, तो नेट फ्लक्स जीरो हो गया। एक तो ये इसका मीनिंग हो सकता है। दूसरा मीनिंग हो सकता है कि इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो क्यू इनसाइड, मतलब नेट चार्ज इसके अंदर वाले वो जीरो हैं। ये इसका कॉन्सेप्चुअल लॉजिक है। दो रेफरेंस यहां से आप निकाल सकते हैं। इस कसौटी पर हम इन चार ऑप्शंस को कसेंगे और देखिए पकड़ लेंगे। ये मैं क्यों बताया, क्योंकि केवल सवाल करना अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है, अपना ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट को भी ग्रास्प कर लेना। बहुत बढ़िया, चलिए पहला पढ़ते हैं। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस। ये गलत लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि सभी चार्जेस सरफेस के अंदर हैं। ये ऐसा थोड़ी है। अगर ये मान लीजिए क्यू इनसाइड अगर जीरो हो गया अंदर नेट, तो बाहर भी चार्ज अगर हो Q2 Q3 तो कोई दिक्कत इसको थोड़ी है। फ्लक्स फाई तो जीरो दिखाएगा फ्लक्स। तो ये आंसर गलत है पहले वाला। दूसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म। ये कोई लॉजिक ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो ये वैल्यू जीरो आ जाए। ये कोई बात ही नहीं कह रहे हैं, ये तो गलत बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, जीरो का ही मिलेगा। अगला, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। ये सही है। ये जितनी इंटर कर रही हैं भाई उतनी निकल रही हैं। इसका मतलब क्या है, फ्लक्स, इसका नेट फ्लक्स शून्य है। नेट फ्लक्स शून्य होने का मतलब ही यही होता है जितनी फ्लक्स घुस रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो ये आंसर आपका एक ही सही होता है। ये आंसर हो गया सही। चौथा भी चलिए पढ़ लेते हैं, काहे को, जब इतना हम लोग डिटेल और मजेदार अंदाज में पढ़ रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। ये कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि यहां पर जब जीरो कह दिए हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कांस्टेंट है। ये रेफरेंस कैसे निकालोगे? तो आप समझ गए, मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया और फिर चारों ऑप्शंस उस कॉन्सेप्ट की कसौटी पे कसे, जिससे आप बात को पकड़ पाए। मैं हटता हूं जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, नोट कर सकें, जो चाहें कर सकें, कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, अगला ये सवाल लगाते हैं 2023 का। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो गलती आप कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। 2023 का क्वेश्चन है, ये देखिए लिखा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ये इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखा है और फिगर आपको दिखाई पड़ रही है। मैं इसी फिगर का इस्तेमाल कर लूंगा, दोबारा नहीं बना रहा हूं। अच्छा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये लिखा है इन 10⁻² वोल्ट, ठीक है। एट पॉइंट P, यहां पर जो P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी पावर लिखी है 10⁻² वोल्ट एट ए पॉइंट P ड्यू टू द डायपोल, ठीक है। इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है ये यहां पर दिया हुआ है। और लिखा हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है और 1/4 एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, ये केवल लिखा है 10⁻² में पावर में हमें इलेक्ट्रिक डायपोल निकालने का है। इस ऑर्डर में होगा ये वो बोल रहा है। अब बच्चे यहां गलती देखिए क्या कर देंगे, गलती ये कर देंगे कि यहां पर ये जो डायपोल है ना, मैं बना ही दूं जैसे बात पकड़ लें आप, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मिस करें। -Q, ये +Q बेटा जी, और यहां पर ये 3-3 सेंटीमीटर की कहानी है। बढ़िया से समझ में आना चाहिए, सरल समझ में आना चाहिए। और यहाँ से ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से कोई डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर दूर P पॉइंट, और यहाँ पे पोटेंशियल की बात भाई साहब कर रहे हैं। तो कई बच्चे क्या कर सकते हैं, कहेंगे ये तो एक्सियल पोजीशन है डायपोल की, और लगा दो फॉर्मूला। तो वो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए गलती क्या हो जाएगी, हो सकती है आप में से कईयों की, कि हम साहब ये पहचान गए कि ये एक्सियल पोजीशन है। तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है एक्सियल पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/r² लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही ये फॉर्मूला आप लगाएंगे ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इस फॉर्मूले में एजम्पशन ये था कि ये शॉर्ट डायपोल है, यानी इस फॉर्मूले में जगह कम पड़ रही है। हम इस फॉर्मूले में लिए थे जब r की जो वैल्यू है यहां से डिस्टेंस वो काफी बड़ी होती है इसकी डायपोल की लेंथ से।
ये तो हाफ लेंथ है ए, इसको 2a अगर लेके चलें तो जब ये डायपोल छोटा हो या ये जो r है ये बहुत बड़ी हो, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे। इसमें ये 5 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस केवल 3 है, तो ये छोटी नहीं है। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर काफी आसपास की हैं। तो जो बच्चा ये फॉर्मूला लगाएगा वो गलत आंसर निकाल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा करने के, जैसे पूरी बात आप पकड़ लीजिए। पहला तरीका मैं बताता हूं कि मैं इसकी वजह से लगने वाला पोटेंशियल, यानी यहां बात करो, इसकी वजह से लगने वाला यहां पोटेंशियल, इसकी वजह से बनने वाला पोटेंशियल यहां निकालेंगे और दोनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। और इस डायपोल की याद भी दिलाऊंगा कि इसमें एक और फार्मूला हुआ करता था, इस एजम्पशन से पहले वाला, वो भी लगा देंगे तो भी आंसर निकल आएगा। जैसे पूरी समझ रहे हो ना मेरी बात। तो पहली बात, ये गलती आपसे ना हो कि भैया ये एक्सियल पोजीशन वाला मामला लगा दिया गलत। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कुछ नाम दे देते हैं भाई, इसका तो मजा आएगा। कोई कलर बदलो भाई, पीला लिया है, बढ़िया किया है, तो इसको मैं कह देता हूं साहब 1 से लिख दूं क्या? इसको 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं, जैसे लिखने में आसानी हो जाए हमारी, है ना। तो अब मैं बात कर रहा हूं भाई कि हमारा पोटेंशियल है ड्यू टू 1 को मैं यहां लिख दे रहा हूं, पावर मत समझ लेना इसको, ठीक है। यहां पे लिख दो भाई, या मैं ब्रैकेट में 1 लिख देता हूं। मतलब यहां पर इस 1 की वजह से यहां जो पोटेंशियल बन रहा है वो निकाल रहे हैं, है ना, इसलिए हमने ब्रैकेट में 1 डाल दिया। समझा रहा हूं आपको, इतना करना थोड़ी है, आप तो फट फट निकालेंगे। तो यहां 1 की वजह से वीपी पे कितना पोटेंशियल है, आइए समझते हैं। अब एक पोटेंशियल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, वो आप याद किए हुए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं आपके लिए, चलो यहीं लिख देते हैं यार, दोबारा क्यों लिखा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन और R, बढ़िया, कोई समस्या नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोल रहे हैं K, तो हम K लिख देंगे यहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखा K। चार्ज हमको चार्ज की वैल्यू ये Q के टर्म में है, तो चार्ज Q ही रहा। और R की वैल्यू लिखते हैं, यहां से देखिए R कितना है, यहां से यहां तक का 5 है और ये बेटा 3 है, इतना 5 3 8 जोड़ दिया ना, 8 सेंटीमीटर है। तो मैं मीटर में लिखूंगा तो 8 × 10⁻⁻2 लिखूंगा, कोई गलती नहीं है, मीटर में लिखा है, आप समझ गए बड़े सुंदर तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से बनने वाला पोटेंशियल निकालेंगे। तो यहां पर लिख दीजिए Vp2, कितना आसान। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम पहचान चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिख रहे, K लिखेंगे, Q लिखेंगे और इसका R लिखेंगे। बात तो समझ रहे हो, टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए जबरदस्ती रिपीट नहीं मारा है। अब यहां से R कितना है, तो ये यहां से यहां तक था 5 और ये है इतना 3, तो यहां से डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2। 5 में से ये 3 घटा दो, तो 5 में से 3 गया 2, तो 2 सेंटीमीटर इन 2 × 10⁻⁻2 मीटर। बात समझ में आ गई। पोटेंशियल जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस हो सकती है, डायरेक्शन होता नहीं। तो वीपी नेट निकालने चले अब हम लोग, देखिए कितना मजा आ रहा है। तो इसको हम जोड़ देंगे, अरे भैया Vp1 और Vp2, ये समझाना, इसलिए आप करेंगे तो इससे थोड़ी लिखेंगे, बड़े बड़े निकालेंगे, हम समझा रहे हैं इसलिए। इसको जोड़ दीजिए भैया यहां पर, तो Q अपॉन 8 × 10⁻⁻2 प्लस ये K, अच्छा माइनस तो लिखना भूल ही गए पोटेंशियल में, तो पहला वाला था माइनस से, तो ये माइनस लिखेंगे यहां पर, माइनस Q होता है ना, तो दिस इज माइनस Q, क्योंकि चार्ज माइनस है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर माइनस के साथ। और ये बाजू वाली आ गई KQ अपॉन 2 × 10⁻⁻2। अब मैं यहां से इसको उधर लिख लूंगा, कॉमन ले लेता हूं, तो मैं कॉमन लेता हूं KQ और साथ में अपॉन 10⁻⁻2। अंदर क्या बचा, ये प्लस का है, तो 1/2 माइनस 1/8। अब ये 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा, तो KQ 10⁻2 आ जाएगा। और ये एलसीएम ले लो, मैं सोच रहा हूं खिसकाना ना पड़े, तो एलसीएम हो गया 8 और ये आ गया 2 चौक 8 और 8 कम 8, तो 3/8, थोड़ा सा खिसकाना पड़ ही जाएगा भाई। तो ये वैल्यू हो गई KQ × 10⁻2 और 3/8।
अब देखिए ऑप्शन मिला लीजिए, ये 10 की पावर 2 के ऑर्डर का था, तो 10 की पावर 2 छोड़ दोगे तो वैल्यू कितनी है 3/8 KQ इंटू 10 की पावर 2, ये आपका आंसर है। अब 10 की पावर 2 वोल्ट का ऑर्डर दिया था, तो 3/8 KQ इज द आंसर। तो 3/8 KQ, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इस कलर बदल लेते, नहीं व्हाइट के ऊपर व्हाइट दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए ये सही हो गया, बात समझ में आई? इस तरह से करेंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ी गहराई और दे रहा हूं आपको, जैसे कहते हैं ना कि एकदम दिमाग के तोते उड़ जाए, मजा आ जाए आपको। ये देखिए, ये तो एक लॉजिक आपने लगाया, ये फॉर्मूला नहीं लगाना था, लेकिन इससे पहले एक फॉर्मूला होता था डायपोल का, जिसका कंसिडरेशन करके ये निकालते थे। मैं अगला एक स्लाइड जोड़ लेना चाहता हूं आपको। एक्सियल पोजीशन में उम्मीद है अंदाजा रहा होगा, एक फॉर्मूला पोटेंशियल का निकालते थे, V = 1/4πε0 माइनस क्यू प्लस क्यू सब जानते हैं आप, यहां से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो 4πε0 P/r² माइनस a²। ये एक्सियल के निकला था जब आप ये नहीं माने थे कि ये छोटा डायपोल है, और फिर लिखते थे इफ r is much greater than a then this formula will become, ये a² छोड़ देते थे P/r²। तो अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो भी आंसर निकल आएगा, क्योंकि यहां पर आपने छोटा डायपोल नहीं माना है, छोटा डायपोल इस फॉर्मूले में माना है। मैं निकाल के दिखाऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाए कि आप चबा जाए सवालों को, है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब समझे क्या कहा मुहावरे का अर्थ, मतलब लगे हाथ कर लेते हैं ना, उसमें क्या चेक कर लेते हैं। तो चलिए साहब इसकी हिसाब किताब बनाते हैं। V लिखा और साहब 1/4πε0 का मतलब था K, जो P होता है डायपोल मोमेंट, वो होता है Q इंटू डायपोल लेंथ। तो Q लिखा और डायपोल लेंथ कितनी थी 6 सेंटीमीटर, ये देखो ना, ये 3 और ये 3 टोटल मिला के 6, तो डायपोल लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर की जगह हमने मीटर में लिखा, तो ये लिख दिया। नीचे होता है r² माइनस a²। तो r कितना था, अच्छा यहां पर जो r होता है उसके सेंटर से होता था, तो दिस इज 5, तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर माइनस, और फिर क्या था a होता है डायपोल का आधा, 2a इसकी लेंथ मानी थी ना हम लोगों ने, तो डायपोल का आधा कितना हो गया 3। तो यहां पर देखिए लिख दिया आपने 3 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ये देखिए ये फॉर्मूला लगा दिया बिल्कुल चकाचक। V = KQ 6 इंटू 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -2 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो, तो ये बचेगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये 10 की पावर -2 बाहर निकालोगे तो 10 की पावर -4 बचेगा, ये स्क्वायर है ना, तो 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 बाहर निकाला 10 की पावर -4, इसलिए कि आप कैलकुलेशन में भी बिदके ना, वो भी आसानी से कर लेंगे। अब चलते हैं आगे फिर एक कदम, KQ इंटू 6 इंटू 10 की पावर -2, ये बेटा आ गया 25, ये 9, और इस 10 की पावर -4 को आप ले जाएंगे तो यहाँ +4 कर दीजिए, ये तो जानते हैं ना, ऊपर जाता प्लस हो जाता है। अब इसी वैल्यू को लिख देते हैं KQ इंटू 6 इंटू 10 की पावर 2, और नीचे भाई साहब आ गया 25 में से 9 गए 16, सही है ना, हाँ जी। अब यहाँ से 2 से गए, 2 3 6, 2 8 16, तो ये हो गया 3/8 KQ इंटू 10 की पावर 2, ये आंसर आ गया। किसी किताब में आपको ऐसे नहीं मिलेगा इतनी गहराई, बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे, नहीं दिया होगा रूप रंग। मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप डॉक्टर बन जाएं, ऐसे ही बनेंगे जब थोड़ा सा पकड़ लेंगे और फिजिक्स आसान लगेगी कि हाँ भाई कौन क्या कैसे होता है। यही फॉर्मूले, यही आंसर यहां पर आपने अचीव किया था। तो मैं आपको दोनों ही समझा चुका हूं, मैं इसको नीचे करूंगा, शांति से नोट कर लीजिए जैसे मजा आ जाए आपको। तो मैं इसको नीचे कर देता हूं जैसे आप इसको नोट कर सकें। ये देखिए यहाँ पे रोक देता हूँ, स्क्रीनशॉट कुछ बच्चे लेना चाहते हैं तो इसको मेरे ख्याल से ले पावें, ठीक है लिया होगा आपने, और इसको और थोड़ा ले जाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल शांति से बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से पकड़िए, मेरे ख्याल से समझ पाए। अच्छा, इस वाले मेथड को भी ज़रूर दिमाग में रखें जिससे कन्फ्यूजन ना हो, मुद्दा क्लियर रहे। कोई हम केवल सवाल नहीं कर रहे, हम उसके अंदर का कॉन्सेप्ट भी पकड़ रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको।
तो बच्चों चलिए अगला करते हैं 2023 का अगेन सवाल, और ये 2023 का सवाल आपके सामने। ये काफ़ी आसान सवाल है, मुझे नहीं लगता इसमें गलती के कोई चांसेस हैं, लेकिन फिजिक्स में काफ़ी डरे आप रहते हैं तो ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल, थोड़ा सा फिगर बना देंगे तो आसान होगा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस वन। तो ये देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया जिसकी इंटेंसिटी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये इसकी इंटेंसिटी हो गई भाई, बढ़िया है। अच्छा, एक डायपोल रखा 30 डिग्री एंगल पे, तो ये डायपोल बना दीजिए -q। और जब भी डायपोल बोले ना तो डायपोल मोमेंट का एंगल लिया करिएगा हमेशा। कई बात बच्चे क्लियर नहीं होते, इधर प्लस इधर माइनस ना बनाइएगा, क्योंकि जब भी ये डायपोल से बोलते हैं तो मतलब होता है डायपोल मोमेंट से, और डायपोल मोमेंट किस तरफ होता है? -q से +q की तरफ। तो ये -q से +q की तरफ गया और भाई साहब ये एंगल आ गया 30 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में बोले थे ये लिख दिया। और क्या, आगे चलो। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू दिस वन। यहां पे जो टॉर्क लग रहा है, कलर बदल लेते मजा आएगा, इसकी वैल्यू है 4 न्यूटन मीटर। बढ़िया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हमको निकालना क्या है भाई, इस पे चार्ज कितना है, अभी निकालेंगे। इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, जो डायपोल की लेंथ है, तो इस लेंथ को अगर आप फॉर्मूले में 2L पकड़े रहते हैं तो 2L लिखिए, वरना कैपिटल L लिख देता हूं। L का मतलब इसकी लंबाई है डायपोल की लेंथ, वरना किताबों में 2L लिखा रहता है, तो आप 2L को भी बराबर कर सकते हैं ऐसे, कंफ्यूज ना हो जाना। और 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर को चाहें क्या मीटर में बदल ही लेते हैं, यही कहीं लिख लो, 2 × 10⁻² मीटर। बढ़िया, सारे फिगर आ चुके हैं और क्यू निकालना है। अब देखिए कितनी आसानी से निकलेगा क्यू हमारा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि हमें टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए PE sin θ, क्योंकि जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला ये होता है टॉर्क इज गिवन, और इसमें देखिए तो सारी वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे टाउ लिखा है, P का मतलब होता है Q × डायपोल लेंथ, कैपिटल L लिख दिया। कैपिटल का मतलब है इन दोनों के बीच का सेपरेशन। कई किताबों में 2L लिखा होता है क्योंकि वो आधा आधा मानते हैं, तो कंफ्यूज ना हो जाना कि सर L क्यों लिख रहे हैं, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस या डायपोल लेंथ, ऐसे समझोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, बात समझ में आई। और इसे लिख रहे हैं E और इसे लिख रहे हैं sin θ, वैल्यू रखने जा रहे हैं। अब टाउ की वैल्यू कितनी थी बेटा, 4 नैनोमीटर। चार्ज पता करना है, सेपरेशन या लेंथ कितनी है, 2 × 10⁻², ये दी हुई है। बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया था 2 × 10⁵। ये लीजिए साहब, sin θ, तो थीटा कितना है, 30 डिग्री। आप जानते हैं sin 30 की वैल्यू होती है आधी, है ना, हमको इतना तो पता ही है। हाँ, ये चलते हैं। मैं बिल्कुल एहतियात बरत रहा हूं कि जो बच्चे का प्रिपरेशन बहुत भी कम हो फिजिक्स में, वो भी ये बात समझ ले, इसलिए छोटी छोटी बात भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ बात रही बेटा जी, 2 × 2 होता है 4, और 10⁻² इसमें एडजस्ट कर दीजिए तो 10⁻³ बचा। इतना तो समझते होंगे, 5 में से -2 किया, और ये देखिए आधा आ गया। इस आधे को इससे काट दो तो 4 = Q × 2 × 10⁻³ यानी Q कितना हो गया, 4/2 × 10⁻³। 2 दूनी 4, तो 2 ये ऊपर जाएगा, 10⁻³ कूलाम। अब क्योंकि ऑप्शन दिए हैं मिली कूलाम में, तो आप इसको 10⁻³ होता मिली कूलाम 2 mc, ये ऑप्शन हो गया, मतलब आंसर हो गया। और हम पहचानेंगे कि इसमें से कौन सा आंसर है, तो बी दिख रहा है, आंसर इज बी। देखिए बड़ी बढ़िया तरीके से कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। हट जाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, बात करेंगे अगले सवाल की। तो बच्चों करते हैं हम लोग 2022 का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, और थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट भी दूंगा जिससे कि एकदम मजा आ जाए आपको। चलिए तुरंत बात करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ 2 पॉइंट चार्जेस -Q and +Q आर, ये -Q ये प्लस ऐसे लिए बना देता हूँ आपके लिए, तो आपको ज़्यादा कनेक्ट होंगे आपकी। हाँ सर, बढ़िया बता रहे हैं। और ये डायपोल लेंथ है जिसे L से दिखा दिया गया है। अच्छा, at a distance of L as shown in the figure, बढ़िया। The magnitude of electric field intensity at a distance R, जो इस L से काफ़ी ज़्यादा है, वो कैसे वेरी करती है। ये थोड़ा फिगर मैंने थोड़ा नीचे बनाते तो और अच्छा होता, लेकिन ये सिलेक्ट करके नीचे आता नहीं इसमें,
क्योंकि फोटो है, कोई बात नहीं, समझाते हैं। अब ये जो यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू रखा है बिटवीन सेपरेशन एल, ये एक डायपोल हो गया है। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। और डायपोल में जैसा आप जानते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा और समझा रहा हूं कि इसके सेंटर से कोई पॉइंट अगर P है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये थीटा एंगल बना रहा है और ये R इसका इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस है। जनरल पॉइंट एट मतलब पॉइंट एट एनी पोजीशन विथ रेफरेंस टू द डायपोल, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायपोल के केस में EP कितना हो जाएगा, वैल्यू लिखी जाती है P/4πε0 R क्यूब, ये फॉर्मूला भी याद रखिए, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बेटा जी समझे ना, ये एट एनी पॉइंट लिख देता हूं, एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जो इसके सेंटर से R दूरी पर है और इसके डायपोल से, ये डायपोल मोमेंट है P। जब भी डायपोल से एंगल बताया जाए हमेशा डायपोल मोमेंट से समझेंगे। थीटा एंगल पे तो यूनिक पॉइंट हो गया कि थीटा एंगल पर R दूरी यानी P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये होता है। यहां पर आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल है 1/R क्यूब के इन केस ऑफ डायपोल। तो यहां से आंसर क्या हो गया, 1/R क्यूब, यानी ऑप्शन इज आंसर इज बी। एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे मन में आ गई थोड़ी गहराई देने के लिए, कि यहीं पर अगर पॉइंट चार्ज होता तो पॉइंट चार्ज में आप जानते हैं ना, फॉर पॉइंट चार्ज हमारा फॉर्मूला क्या होता था, E = 1/4πε0 Q/R, है ना, E = F/Q/R²। तो ये फॉर्मूला E = 1/4πε0 Q/R²। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है 1/R² के। तो ये डिफरेंस भी बड़ा घुमा के पूछा जाता रहता है कि अगर डायपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है 1/R³ के, और अगर पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है 1/R² की। ये एडिशनल नॉलेज जो कि किसी और सवाल में भिड़ जाएगी, आपकी समझ में आना। पॉइंट चार्ज समझ रहे हो ना, ये यहां पर रखा है +Q, इससे किसी दूरी P पर R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एडिशनल जानकारी आपके लिए है ना। और ये सवाल यहाँ खत्म हो जाता। तो मैंने कहा ना कि मैं केवल सवाल नहीं कराऊंगा, मैं ये ध्यान रख के सवाल कराऊंगा कि आप इसके जैसे सैकड़ों सवाल कर पाए, है ना। चलिए हटता हूं, इसको नोट कर लें आप। चलिए बच्चों करते हैं अगला सवाल, जो कि आया हुआ है 2021 एग्जामिनेशन में। देखिए क्या पूछ रहा है कि पोलर मॉलिक्यूलर आर दी मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी स्थिति क्या है। ऑप्शन क्या है, हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। दूसरा कह रहा है हैविंग ए जीरो डायपोल मोमेंट, acquire a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of charges, कि तब उनके अंदर होगा डायपोल मोमेंट जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाएगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, तीसरा acquire a dipole moment only when the magnetic field is absent, ये तो एक अलग ही बात है, मैग्नेटिक फील्ड का रिश्ता जोड़ दिया है। तो देखिए जो डायपोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए HCl, तो ये पोलर मॉलिक्यूल आप बोलते ही हैं कि इनके जो सेंटर ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ ऑल नेगेटिव चार्जेस वो एक ही पॉइंट पर फॉल नहीं करते। इसलिए ये देखिए यहाँ H और H+ है, Cl- और बीच में गैप आ गया है, डिस्टेंस, यानी ये प्लस, अगर ये प्लस के ऊपर माइनस फॉल नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता तो इसकी बीच की लेंथ हो जाती 0, तो डायपोल मोमेंट कुछ निकलता ही ना, ठीक है, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q × डायपोल लेंथ, यहां डायपोल लेंथ तो है ही नहीं। तो यहां पर भाई साहब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऑल पॉजिटिव चार्ज और ऑल नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन है, एक दूसरे के ऊपर फॉल ना करें, वो कहलाते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर में जैसे कि HCl, अब इसका डायपोल मोमेंट तो होगा भैया, क्योंकि हम जानते हैं Q × डायपोल लेंथ जो है यहां पर, तो इसका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। तो इसका आंसर क्या रहा, आंसर इज ए।
बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी इसका परमानेंट डायपोल मोमेंट है। एक और मजेदार बात कि चाहे जो मॉलिक्यूल है पोलर हो या नॉन पोलर हो, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो उसके बाद उसका डायपोल मोमेंट आ ही जाता है। समझ रहे हैं? ये मान लीजिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, जो हमें ध्यान आ रहा है, मान लीजिए H2O की हम बात कर ले। अब इसमें इसको ये H2O में क्या होता है कि सारे पॉजिटिव सारे निगेटिव एक दूसरे के ऊपर ऐसे रहते हैं, और इसमें तो अलग अलग है ही है। अब जब एक्सटर्नल फील्ड में आप रखते हो तो ये जो प्लस है ये भी फैल जाता है ऐसे, ये प्लस इधर प्लस जो है इसकी तरफ भागेगा ऐसे माइनस, तो इसकी कहानी भी ऐसे हो जाएगी। यानी कि बात समझना, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल हैं चाहे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं तो उनमें डायपोल मोमेंट हो ही जाएगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे गए हैं तो पोलर मॉलिक्यूल्स का परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, और इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का परमानेंट यानी बिना इसके डायपोल मोमेंट नहीं होता है, डायपोल मोमेंट नहीं होता है, जीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तब हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैं स्पष्ट तौर पे आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल इस भावना के तहत कि कोई भी बच्चा जैसा भी पढ़ाई चल रही है समझ ले, मेरी बात नोट करें। आइए बच्चों करते हैं 2019 का सवाल। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं लेकिन हम लोग बड़े प्यार से करेंगे। ये देखिए, मैं एडिशनल जानकारी भी दूंगा आपको जिससे आप सही तरीके से बातों को पकड़ पाएं। चलिए यहां देखते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। यानी पहली कहानी क्या है कि ये कोई A है जिस पे प्लस Q चार्ज है, Q लिखने का मतलब प्लस Q, कहाँ गया प्लस Q लिखा ही है, और ये रहा भाई साहब B चार्ज जिस पे माइनस Q चार्ज है। मान लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन R है, तो ये केस हो गया 1 जो इन्होंने बोला है, और इसके अंदर फोर्स कितना है भाई साहब, तो फोर्स की वैल्यू होती है, आप फॉर्मूला जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही तो होती है। तो यहां पर Q1 Q2 की बात करें, ये यहां पर ऐसे लिख देता हूं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस Q, ये माइनस Q, और ये रहा R स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई F बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये F देखिए जो था ना, ये F दिया ही है यहां पर, यही F लिख दिया मैंने। और ये माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन बताता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब भी F माइनस आ जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खैर इसका इस्तेमाल नहीं होगा, बस आपको एडिशनल जानकारी, निगेटिव साइन शोज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए कि बातें समझते रहें, नहीं तो मजा नहीं आ पाएगा और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। खैर अब इसमें केस 2 है कुछ, इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसमिटेड टू B। ये देखिए कोई A है भाई साहब, ये हमने बड़ा कर रहे हैं फोटो, और ये B है, इसमें से 25% इसका आपने ट्रांसफर कर दिया है B को, ये 25% है B को, बात समझ में आई है। उसके बाद फोर्स कितना होगा वो पूछ रहे हैं, तो हम अभी क्या कहते हैं कि केस 2 में बात कर रहे हैं नए चार्जेस। केस 2 का मतलब है ये जब चाहिए हो, तो न्यू चार्ज कितना है QA डैश, जितना पहले कितना था, इस पे था Q, कैपिटल Q था प्लस, और यहां था माइनस Q। अब नए वाले में इसका 25% तो बेटा निकाल लिए तो घट गया है, तो Q में से 25% घटा दीजिए। Q का 25% होता है Q/4, ये समझते हो ना, या Q इंटू 25/100, बहुत ही बेसिक चले गए हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं। Q माइनस Q अपॉन 4, ये वैल्यू हो गई 3Q/4, नया चार्जेस आफ्टर ट्रांसफरिंग। ठीक है साहब, अब अच्छा उसकी बात करते हैं, Q भी नया, न्यू चार्जेस कितने रहे, ये न्यू चार्जेस बात कर रहे हैं, न्यू चार्जेस जैसे आप समझ पाए बात, ये माइनस Q था पहले,
और इसमें आपने प्लस वाला जोड़ दिया है, क्योंकि यहां से जो चार्ज निकालोगे तो प्लस है, उसी को तो ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसका 25% जो प्लस था इसमें से घटा था, इसमें जुड़ गया Q इंटू 25/100। बात समझ में आई होगी। ये माइनस Q है, ये प्लस वाला निकाले हैं, जोड़ोगे तो माइनस Q में प्लस वाला जोड़ दिया, तो ये माइनस Q प्लस Q/4, तो ये हो जाएगा -3Q/4। ये नए चार्जेस निकाल लिए हैं। अब नया फोर्स निकाल लीजिए, कोई मनाही थोड़ी है। आइए अब न्यू फोर्स F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 A डैश कितना रहा, ये तो समझ रहे हैं ना, ये Q1 डैश ये 3Q/4 इंटू -3Q/4। अब बीच का डिस्टेंस आप बदले नहीं हो, ठीक है, ये कर दिया। मैं इसको थोड़ा ऊपर करूंगा, जगह नहीं है यहां पर। अब देखिए यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3, यहां पे लिख देता हूं, जगह मिलेगी क्या, मैं नीचे लिख देता हूं। ये माइनस आ जाएगा एक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3×3 9, 4 चौक 16, तो 9/16 आ गया जैसा आप देख पाए, और ऊपर आ गया Q/r²। अब इस वाले से कंपेयर कीजिए, ये 9/16 के अलावा ये सारा एक्सप्रेशन ऐसा ही है। तो जैसे ही इससे क्लब करोगे, व्हाट यू विल सी हियर, दिस इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू 9/16 इंटू F। ये आपका आंसर है। ऑप्शन अभी देख लेंगे कौन सा है, लेकिन आंसर है पहले वाले फोर्स का 9/16। और पहले वाला फोर्स ऑप्शन देखना पड़ेगा भाई, कोई भी सिटी में कौन सा सही है। कलर भी बदल लेते हैं। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर C, 9/16 F, और यहां पर आप लिख सकते हैं आंसर के तौर पर C। इस तरह से सवाल लगेगा। मैं एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रहा हूं इन डिटेल, जैसे कि आप बात पकड़ ले जाएं। मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, जिससे कि बातों को समझने में आपको मजा आवे। ये देखिए यहां पर, अब थोड़ा सा ऊपर भी कर दूंगा, नोट स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं साहब, ये इसको नोट कर लें आप। तो बच्चों हम लोग करते हैं 2019 का सवाल। ये सवाल बहुत ज्यादा सरल है और इससे सरल सवाल आपको मिल नहीं सकता। 2019 का क्वेश्चन है, वेरी इजी। लिखा है हॉलो मेटल स्फेयर। ये हॉलो मेटल स्फेयर मैं यही बना देता हूं, हॉलो मेटल, ये कंडक्टिंग स्फेयर हो गया, हॉलो मेटल स्फेयर। बड़ी अच्छी बात है बेटा। रेडियस इसकी R है, चलिए साहब इसकी रेडियस R है। इस यूनिफॉर्मली चार्ज, इस पे कोई यूनिफॉर्मली आपने चार्ज कर दिया है, मान लो जो चार्ज दिया वो Q दिया है, प्लस Q चार्ज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेयर एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। इससे जो स्मॉल r है वो दूरी है, उसके बारे में जानकारियां पूछी हैं। तो यहां पर क्या करिए, ये मान लीजिए दूसरा, इस r को मैं थोड़ा इधर बना देता हूं जैसे कि आपको बात समझने में आसानी रहे। ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है, डिस्टेंस R है। इस सिचुएशन में आप जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे होता है। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी 0, यानी हमारा जब R की वैल्यू कैपिटल R से छोटी हो, जैसे आप इनसाइड बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0 इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। दूसरा केस आप पढ़ते थे जब ऑन द सरफेस है, ऑन द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था बेटा, E इज इक्वल टू, ये जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज बिहेव करता था, Q/R²। R की जगह कैपिटल R लिख दो, क्योंकि रेडियस और स्मॉल r इस समय बराबर है, ये ऑन द सरफेस है। आउटसाइड की बात जब करते हैं, R इज ग्रेटर देन R विच इज आउटसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये इसकी कहानी थी। इस लॉजिक और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इसको इस कसौटी पर कसेंगे, है ना। आइए, डिक्रीजेस एज R इंक्रीजेस, ये कह रहा है घटेगा जैसे R इंक्रीज होगा, फॉर R इज लेस देन R। तो R इज लेस देन R के लिए तो ये 0 होता है, गलत हो गया ये तो गलत बात है, 0 होता है वहां। दूसरा, इंक्रीजेस एज R इंक्रीजेस फॉर R, फिर गलत, यहां तो 0 होता है।
बात ही खत्म। 0 एज आर इंक्रीजेस फॉर आर इज लेस देन आर, ये बात सही लिखी है कि जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ाओगे, जब ये छोटा अंदर है तो ये वैल्यू 0 होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस, आगे डिक्रीज होगा जैसे कि आर बढ़ेगा जब ये आउटसाइड की तरफ हो। ये ऑप्शन सही है क्योंकि इनसाइड में 0 है और आउटसाइड में जैसे जैसे आर बढ़ाओगे वो आप दिखाई पड़ रहा है कि आर बढ़ाने पर ई आपका घट रहा है आउटसाइड, यही बात यहां लिखी है। चौथा भी देख लेते हैं। 0 एज आर इंक्रीजेस, ये सही है। इंक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर, ये गलत है। ये कह रहा है कि बाहर भी स्मॉल आर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, जो कि गलत बात है। हम जानते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और इसका जो आंसर है मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अरे सी है, तो इसको आप यहां पर नोट कर लें अच्छे तरीके से। तो बच्चों 2019 का सवाल एक सामने है हमारे, और बहुत ही आसान सवाल है, केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, और आप ध्यान रखिए आराम से हो जाएगा। देखिए दिखाता हूं, 2019 का क्वेश्चन है, बोल रहा है 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस with linear charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in the free space। ये देखिए बनाता है, ये पहला वायर बनाओ, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऐसे, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, लंबा है काफी, तो ऐसे ऐसे बना दीजिए। एक पर चार्ज है प्लस लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा है, दूसरे पर माइनस लेमडा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साहब। इसकी ये बीच की सेपरेशन किसकी है, ये 2r है। ये वायर 1 कह दो, अगर हमें कोई चर्चा करनी होगी तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। कलर बदल लेते हैं जैसे बात पकड़ने में आसानी रहे। अच्छा भाई, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे, ये देखिए मिडवे में यानी इसके बीचों बीच, जब हम बीचों बीच की बात करेंगे, कोई पॉइंट ओ ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी है r और ये डिस्टेंस कितनी है r, तभी तो मिड पॉइंट हुआ। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, यानी हमको E0 चाहिए भाई। अभी निकल गया 2 मिनट के, बहुत ही सरल सवाल है बेटा। पहली चर्चा हम ये ध्यान रखेंगे कि ये पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, अवे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ड्यू टू 1 इज E1, इस 1 की वजह से अवे, माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, टुवर्ड्स, अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी किधर हो गया, E2, क्योंकि इसकी तरफ भी तो ये डायरेक्शन है, यानी E1 और E2 का डायरेक्शन यहां पर एक ही है। यानी जो E0 आवेगा उसको सिंपली हम E1 प्लस E2 जोड़ दें, हमारा आंसर है। E1 E2 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है। चलिए हम देखते हैं E1 कितना होगा। तो E1 का सिंपल सा फॉर्मूला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी की, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर है, कोई इनफाइनाइट लॉन्ग का वायर है तो फॉर्मूला हुआ करता था, मैं फॉर्मूला पहले याद दिला दूं क्योंकि फॉर्मूला आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कोई भी वायर है, इससे परपेंडिकुलर r डिस्टेंस दूर पर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितना होगा, ये होगा। सरल है, याद करेंगे ना फॉर्मूला तो बस आप खेल खत्म हो गया इसका भैया। देखिए E1 लिख देता हूं, तो E1 के लिए इसकी वजह से E1 कितना हो गया, लैम्डा पॉजिटिव था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये r हो गया। और इसी तरीके से E2, अब माइनस प्लस लैम्डा नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी ले ली है, तो इसके लिए E2 कितना रहा, अगेन सेम चीज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहां माइनस लेमडा मत रख देना, यहां प्लस लेमडा नहीं, क्योंकि हम डायरेक्शन कंसीडर कर चुके हैं। माइनस प्लस किस बात को बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को है, बात खत्म। बहुत सुंदर बात। अब यहां पर E एट O दोनों जोड़ दिया जाए, लिख देते हैं कि स्टेप और। मैं ये चाहता हूं हर बच्चा शांति से समझ जाए। उसे दिख रहा है आप जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूं, इतना तो स्मार्टनेस दिखानी होगी, तेजी के लिए स्पीड भी चाहिए ना आपको, इसलिए बोल रहा हूं। ये देखिए, अब देखिए दोनों को जोड़ोगे, नीचे आधा आधा है, इसका डबल हो जाए, एलसीएम यही हो जाएगा। अब चलिए मैं कर देता हूं, आपको दिक्कत ना लगे भाई, ये सोचें डायरेक्ट सर ने कैसे कर दिया। अब ये हो गया 2 लैम्डा आएगा, 2 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी यहां पर, चलिए वो भी लिख दो यार,
सारे बच्चे समझें, तो ये वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। देखिए कोई भी यार रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, और जिस क्वेश्चन में थोड़ा हॉटनेस होगी वो मैं बताऊंगा आपको, उसको भी नोट कर लीजिए, आराम से हो जाता है। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं, जिससे ये सवाल आप काफ़ी आसानी से लगा पाएंगे, वरना इसमें भटकाव की स्थिति बन जाएगी। देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बात करूं आपसे, ध्यान से समझिए कि ये मान लीजिए किसी की इनिशियल स्पीड अगर u है और उस पर हमने कोई एक्सेलेरेशन लगाया, और 1 सेकेंड में सोचिए किसी गिवन टाइम में अगर ये पहुंच गया आपका u से पहुंच गया मान लीजिए v, एक्सेलेरेशन a था, ध्यान रखिएगा, और इस पॉइंट पर इधर एक्सेलेरेशन की दिशा थी ऐसे, और इस पॉइंट पर एक्सेलेरेशन की, यहां से एक्सेलेरेशन की दिशा हमने अपोजिट कर दी, सेम एक्सेलेरेशन लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर वही t टाइम अगर कंसीडर करेंगे हम t, तो ये v वापस u पहुंच जाएगा। एक बार u से आप स्टार्ट किए हैं, एक्सेलेरेशन लगाए, t टाइम में वो कुछ डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक चला सपोज करिए, फिर उसके बाद ये एक्सेलेरेशन आप पलट दिए, उल्टी दिशा में कर दिए, तो ये v, क्योंकि अब रिटार्डेशन होगा, ये घटते घटते u पहुंच जाएगा वापस इसी t टाइम में, जिस टाइम में ये u से v हुआ था, v से u हुआ था, और दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा। ये फंडा आप पकड़ के रखिएगा तो आसानी होगी। फिर से और सरल कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज यहां से रेस्ट से स्टार्ट हुई, और सपोज करिए 1 सेकंड के अंदर ये पहुंच जाती है v पर, यहां और संख्या ही ले रहे हैं, मान लीजिए पहुंच जाती है 5 मीटर पर सेकंड पर, इसकी स्पीड हो जाती है 1 सेकंड में। एक्सेलेरेशन जो लगा था वो सेम है। अब इसके बाद जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन थी वो हमने पलट दी यहां से, तो ये जो है 1 सेकंड बाद ये वापस इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। डिस्टेंस जो ये चला है, अगर ये d चला है तो ये d ही चलेगा। समझ में आया? यानी एक्सेलेरेशन, ये इसलिए बता रहा हूं कि आसान लगे, वरना उलझन होगी इसमें। सवाल सरल रहता है भाई, कोई भी बॉडी है उस पे एक t टाइम के लिए आपने एक्सेलेरेशन दिया तो उसकी स्पीड बढ़ के v हो गई, और फिर वो एक्सेलेरेशन को उल्टी दिशा में उतने ही टाइम के लिए लगा दिया तो वो घट के फिर वहीं पहुंच जाएगी जहां थी, यानी उसकी वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी यानी u जो थी उतने के बराबर हो जाएगी, और साथ में ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल करेगा। अब यहां पर अगर आप फिर से एक्सेलेरेशन लगाते रहोगे तो यहां से घूम जाएगी बॉडी, क्योंकि 0 हो चुकी एक्सेलेरेशन इधर है तो इधर भागने लगेगी। यही कहानी इसमें हो रही है। चलिए अब समझाते हैं आपको इस बात को। यहां हम पकड़ें, ए टॉय कार विथ चार्ज q मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसके इन्फ्लुएंस में एक टॉय कार आगे बढ़ रही है। ये समझ लीजिए एक टॉय कार है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा शुरू में ऐसी थी, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा का मतलब है फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा QE, तो एक्सेलेरेशन भी क्या रहा, उसकी डायरेक्शन इधर है, और इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, u बराबर 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट की है। पेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं लिखा है टॉय कार विद चार्ज q मूव्स ऑन, ये शुरू में रेस्ट ही ले लेते हैं हम लोग, कहीं लिखा होगा तो ठीक है, वरना वही हो जाएगा। ए टॉय कार विद चार्ज q, इस पे चार्ज कितना है q, moves on a frictionless horizontal plane under the influence of a uniform electric field E due to the force QE, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना है, QE के बराबर, और डायरेक्शन किधर, एक्सेलेरेशन की तरफ। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6, ये देखिए शुरू में 0 है, 0 से यहां पर ये जो वेलोसिटी थी u बराबर 0, अब यहां से यहां तक, मैं अब ये कार नहीं बना रहा हूं, पॉइंट दिखा रहा हूं, यहां से यहां तक आपका समय कितना निकला है, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर ये यहां पर वेलोसिटी जो आपकी पहुंची है वो 6 मीटर
पर सेकेंड है। सवाल बोला u देखिए 0 था, यहां से स्टार्ट हुई और 6 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन इधर था। अब क्या कह रहा है, एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। अब यहां पर इन्होंने क्या कलाकारी की है, इस पोजीशन पे फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पलट दी है। कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पलटोगे, फोर्स तो नहीं बदलेगा क्योंकि इस पे चार्ज क्यू ही है, लेकिन एक्सेलरेशन का फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यानी एक्सेलरेशन किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। पहले किधर लग रहा था, पहले एक्सेलरेशन इधर लग रहा था, समझे ना। फोर्स किधर लगेगा, इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही लगता है फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पर। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स ऐसे लगने लगा, फोर्स का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इधर। तो यहां से जब स्पीड चलेगी तो इसकी स्पीड घटने लगेगी क्योंकि ये रिटार्डेशन है, ब्रेक लगने लगा। एक्सेलरेशन उल्टी दिशा में है और आप चल इधर रहे हो, तो ये धीरे धीरे स्पीड कम होगी इसकी। फिर क्या कह रहा है, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds। कार 2 मिनट और चलती है। अब देखिए 2 मिनट और चलती है तो इसको तोड़ लेते हैं अगले 1 मिनट और अगले 1 मिनट में। यहां पर अगले 1 मिनट में अगर चलेगी तो जैसे मैंने समझाया, अगर 1 मिनट और चली, एक्सेलरेशन वही है, वैल्यू डायरेक्शन पलटे हो, तो ये वापस 0 हो जाएगा। ये जो u था जो समझाया था, यहां वापस क्या हो गया, आपका वेलोसिटी v डैश कितना हो गया, 0, 1 सेकंड में। और क्योंकि 2 सेकंड चली है तो ये फिर यहां से, आप यहां से सोचिए, यहां से ये वापसी करेगी क्योंकि यहां 1 सेकंड में यहां पहुंची, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इधर ही लग रहा है। तो अगला 1 सेकंड में देखिए यहां पर अगले, ये 1 + 1 मिलकर 2 हो गया, यहां पर पहुंचेगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जितनी इसकी थी। भाई जिस वेलोसिटी यहां इतनी एक्सेलरेशन में 0 हुई, अब यहां 0 से चलेगी तो फिर से 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। लेकिन हमें 6 मीटर पर सेकंड का इस्तेमाल नहीं करना है, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझे ना कि ये क्या पाथ फॉलो हुआ है और क्या लॉजिक है जिससे आप आसानी से कर पाए। वरना ये देखिए 1 सेकंड में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर ही है, तो ये 6 मीटर पर सेकंड से 0 हो गई एक्सेलरेशन 1 सेकंड में, क्योंकि हमने बताया था कि उतना ही एक्सेलरेशन लगे, उतने ही टाइम के लिए कुछ वैल्यू ना समझो तो पहले का प्रीवियस अचीव कर लेती है। इस डायरेक्शन में लगी तो 0 से 6 अचीव कर ली। बढ़िया। डिस्टेंस कितना चला अब हम निकालेंगे, उम्मीद है समझ पाए होंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उससे पहले एक्सेलरेशन निकाल लें। तो मैं यही निकाल देता हूं। एक्सेलरेशन होता है v - u/t। v ये 6 मीटर पर सेकेंड और शुरू में 0 था, समय लगा 1, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपको एक्सेलरेशन मिल गया। अब यहां पर आगे की चर्चा करते हैं कि ये डिस्टेंस कितना चला है। तो ये S1 निकालते हैं, मैं यहीं पर थोड़ा ऊपर करना पड़ जाएगा। S1 निकाल लेते हैं, इसे हम कह देते हैं दिस इज S1। ये S1 निकाले तो S1 का फॉर्मूला क्या है, ut + ½ AT स्क्वायर, ut + ½ AT स्क्वायर। u था 0 यहां पर, तो 0 × 1 सेकेंड + ½ और a कितना है 6, t कितना 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू देखिए कितनी हो गई, 6 2 3 आ गया। तो S1 की वैल्यू 3 मीटर आ गई। यानी ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज 3 मीटर। अब देखिए ये डिस्टेंस भी उतना ही चलना है, 3 मीटर। अगेन आप चाहो तो फॉर्मूला लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, टाइम सेम है, कोई भी चीज बदल नहीं रही है। तो यहां से फिर ये 3 मीटर चलेगा आगे, अरे हटो, और फिर यहां से फिर वापसी 3 मीटर करेगा ये। अब देखते सवाल में निकालना क्या है। बोल रहा है फील्ड द एवरेज velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड चाहिए। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट यहां क्या रहा, यहां बॉडी थी और यहां पहुंची है, यानी डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर का है। तो लॉट आई ना यहां पर, तो 3 मीटर अपॉन 1, यानी आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। दूसरी एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड होती है
टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम कह दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहां पर, 1 मीटर ये चला, 1 मीटर ये चला, 1 मीटर ये चला, 3 मीटर। तो ये 3 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर, सॉरी ये 3 मीटर था, 3 3 3 9 हुआ ये, तो ये हुआ 9 मीटर अपॉन 1, तो 9 मीटर, टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। अच्छा यहां पे जो टोटल टाइम था बेटा वो 3 था, 1 नहीं, टोटल टाइम तो ये 3 ही था, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। यहां पे आ गया ये 3 और यहां पर वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आई है, ठीक है। और इसके हिसाब से देखिए आंसर क्या बन जाएगा आपका, वेलोसिटी एंड स्पीड 3 और 1 और 3, 1 और 3, आंसर इज बी, तो आंसर इज बी इज करेक्ट। अच्छा आप कई बार ऐसा सोचेंगे सर हम इतना कैसे सोचेंगे कि ये जो आपने बताया कि जिस टाइम में एक्सेलेरेशन लग रहा है अगर रिवर्स कर दिया जाए तो उतने ही टाइम में वही वैल्यू पहले वाली अचीव हो जाती है। देखिए अब तक आपको नहीं मालूम था तो अब पता, क्योंकि इसको आप दूसरी तरीके से निकालेंगे, S2 निकालोगे तो S2 की वैल्यू यहां से स्टार्ट करोगे तो भी शून्य आ जाएगी, उसका मतलब आपको यही लेना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसको सरल भाषा में ही कर लें, आप समझ रहे हैं, अगर मैं S2 यहां रख दूं पूरा कि ये 2 सेकंड में कितना चला तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। आप चाहें तो करके देख लीजिए, मैं आपको रिसर्च करवा रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात। अगर मान लीजिए इस बात को नहीं समझेंगे और मैंने कहा S2 निकाल रहा हूं सपोज करिए फॉर 2 सेकेंड्स, यहां से यहां तक 2 सेकंड लगे थे ना, उसमें क्या हाल रखा है, तो u की वैल्यू थी 6, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ut प्लस हाफ और फिर a रखा आपने माइनस में एक्सेलेरेशन और t स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू हो गई देखिए 2 से 2 6 और ये कहाँ 12 हो गई और ये भी वैल्यू आ गई 12, 2 से 2 काटोगे 12, ये देखिए 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि जहां ये बॉडी थी घूम के वहीं आ गई है। तो इसको इतना लंबा रास्ता दिमाग में ना रखिए क्योंकि आपको कई ऐसे सवाल मिलेंगे। आप हमेशा ऐसे पकड़ के रखिए कि अगर कोई एक्सेलेरेशन लग रहा है और 1 सेकंड में या गिवन टाइम t में वो u से v पहुंची है और उसी गिवन टाइम में एक्सेलेरेशन रिवर्स कर दोगे तो वो v से u पहुंच जाएगी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इस सवाल को ध्यान से समझिएगा, वरना ऐसे सवाल जब आएंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अब आपको पता चल चुका है ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि u से v से u अगर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन यहां पर रिवर्स कर दी गई है इन सेम टाइम नहीं बदल रहे हो, तो इन सेम टाइम सेम डिस्टेंस भी ट्रेवल करेंगे और साथ में u से v और v से u हो जाएंगे। इसको नोट कर लें आप, नीचे भी मैं ऊपर भी कर देता हूं जिससे बात को पकड़ने में आपको आसानी हो। तो ये मैं ऊपर कर देता हूं जिससे पूरी बात आप नोट कर सके। ये लीजिए, तो बेटा करते हैं 2018 का क्वेश्चन और ये NCERT का एग्जाम्पल का सवाल है, काफी पूछा जाता रहा है। तो जब आप बोर्ड दिए होंगे उसमें भी क्वेश्चन काफी आता था। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E। हम इसकी फोटो बनाएंगे जैसे हम बातों को बेहतर ढंग से समझ सकें। मैं यहां बना लेता हूं, एक इलेक्ट्रॉन है जो वर्टिकल हाइट h ट्रेवल किया है और उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, वर्टिकली अपवर्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होने का मतलब एक्सेलेरेशन भी ऊपर ही है। इस पे जो एक्सेलेरेशन है वो नीचे की दिशा में, ध्यान रखिएगा। हमेशा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इस तरफ लगाए हैं और पॉजिटिव अगर है तो फोर्स इधर लगता है यानी एक्सेलेरेशन भी इधर, और अगर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स विपरीत दिशा में और एक्सेलेरेशन भी विपरीत दिशा में। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है इसलिए इस पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज द एक्सेलेरेशन। बात समझ में आई? दूसरे आगे पढ़ते हैं और बातें को समझते हैं ध्यान से। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड।
अब इन्होंने कानून किया, ये केस 1 के बाद केस नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन्होंने उल्टी कर दी, ठीक है। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम है, ई का ई है, डायरेक्शन बदले हैं, चलिए अच्छी बात। ए प्रोटॉन, अब देखिए प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस ई, तो यहां से प्रोटॉन को प्लस ई को आप क्या कर रहे हैं, इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। ये भी आप वर्टिकल डिस्टेंस साहब h इसको गिरवा रहे हैं। टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन इज, इसका टाइम अगर मैं टी लिख दूं और इसका मैं टीपी लिख दूं प्रोटॉन के, तो इन दोनों में कंपैरिजन करना, स्मॉल है ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन का या कैसे क्या है। यहां पर ध्यान रखिएगा, इस पे जो एक्सेलेरेशन किधर लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोस्ट प्लस पे, तो इसका एक्सेलेरेशन भी इधर ही है, समझाया था ना आपको। चलिए टाइम का मामला निकालते हैं। पहली बात हम समझते हैं कि हमें ये जो s दे रखा है हाइट, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने के चक्कर में ये आला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, टाइम टीपी मिल जाएगा, s हमको h दे ही रखता है, एक्सेलेरेशन हम निकाल लेंगे। लेकिन एक्सेलेरेशन हमको पता नहीं, तो हमको पहले एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा इसके लिए। अब इसके लिए देखिए जो फोर्स लगे रहा यहाँ है वो लग रहा है Q इंटू ई, डायरेक्शन ही बदला है, बाकी चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और फोर्स होता है m इंटू ए के बराबर भी। तो यहां अगर मैं एक्सेलेरेशन की बात करूं तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी QE अपॉन m। बात पकड़ने में आसानी हुई। अब क्योंकि ये एक्सेलेरेशन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए यहां पर अगर मैं लिखूं तो एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा QE अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, और इसी तरह मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो QE तो सेम है, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी दोनों में लगने वाले एक्सेलेरेशन अलग अलग हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में। इसी वजह से समय भी बदल जाएगा, हाइट तो सेम है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं क्या अचीवमेंट होता है। वापसी करते हैं सवाल की तरफ। तो फॉर इलेक्ट्रॉन केस 1 लिख दीजिए या केस 2, या मैं लिख देता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन। इसके लिए लगा रहे हैं s की जगह h आ गया, ओके। डिस्टेंस तो देखिए h ही चला था, u इनिशियल 0 था, तो ये 0 इंटू टी ई हो गया, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये QE अपॉन ME, और साथ में हो गया टाइम ऑफ हाफ AT स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालूं अगर ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा 2MEH अपॉन QE अंडर रूट में। मेरे ख्याल से ये बात आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से पकड़ पाए। सिमिलरली चाहे तो कर लो, चाहे तो डायरेक्ट लिख दो। अब मैं समझा रहा हूं तो समझा दूंगा आपको, अदरवाइज आप करेंगे थोड़ी, इतना लिखता कौन है प्रैक्टिस के बाद। फॉर प्रोटॉन में इधर ही लिख दे, इधर जगह ज्यादा है। फॉर प्रोटॉन के लिए भी यही चीज इस्तेमाल कर लीजिए, हाइट वही थी, इनिशियल चला नहीं, 0 स्पीड पे था, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन इसका था QE अपॉन MP, और फिर रहा TP का स्क्वायर। तो TP कितना आ गया 2MPH अपॉन QE। ये देखिए, देख पा रहे हैं ये TP और TP की वैल्यू देखिए। इन दोनों में देखिए अगर मैं इसका डिवाइड कर दूं, चलिए और कहानी आपको समझाता हूं बिल्कुल डिटेल। दिख तो मुझे यहीं रहा है, लेकिन आपको और अच्छा समझाने के लिए मैं यहां कर देता हूं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो TE अपॉन TP, ये देखिए यहां पे क्या रहा, ये सारी वैल्यू कट जाएगी, केवल ME बचेगा। तो दिस इज ME अपॉन MP, देख पा रहे हैं ना आप। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका TP ज्यादा हो जाएगा। यहीं पे दिख दीजिए, यहीं इसको छोड़ के यहीं देख लीजिए, इसको मत लिखिए, नहीं तो दिमाग आपको और ज्यादा लोड पड़ेगा। हम चाहते हैं लोड ना पड़े आपके दिमाग पे। अभी यहां पे लिख दीजिए हेयर TE मास E इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, बाकी फिगर सेम है। तो आप कह सकते हैं कि TE इज स्मॉलर देन TP, यानी जो टाइम इलेक्ट्रॉन में है
इसलिए उसको कम समय, इलेक्ट्रॉन वाले को कम समय लगेगा। आप जानते हैं जो टाइम्स लिखा 5 टाइम्स 10 टाइम्स, ये तो वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1847 टाइम्स मोर होता है इलेक्ट्रॉन के। तो 1847 आप डालोगे यहां पर तो अंडर रूट उसका लोगे तो ना 10 आएगा ना 5 आएगा, और इक्वल होना नहीं। तो ए आंसर यहां पे दिख रहा है, इसका मतलब है कि आंसर इज ए। इस तरह से सवाल आपका बन गया। मेरी कोशिश है कि बायो ग्रुप को देखते हुए एकदम जहां भी दिक्कत लगे उसको दूर किया जाए और इजी भाषा का उपयोग किया जाए, वरना यही सवाल कई तरीके से हो सकता है। लेकिन मेरी कोशिश है जो मेरी हिसाब से सबसे सरल तरीका हो सकता है कॉन्सेप्ट समझाते हुए, वो आपको बताया जाए जिससे आप कर पाए, है ना। मेरा बताना जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी है आप सीख जाएं उसके बाद करना, वरना क्या मतलब बताने से कि आप कर ही ना पाए। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे। ये इसके यहाँ रोकता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज कर लीजिए आप। ठीक है, मेरे ख्याल से पॉज कर पाए होंगे, थोड़ा सा नीचे रह गया है तो उसको मैं उठा देता हूँ। ये पूरा आपको दिख गया यहाँ पर। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो इजी है लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कई बच्चे, तो मैं बड़े प्यार से आपको समझाता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। आइए वो भी सिखा दूंगा आपको। ये 2017 का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सपोज द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। जो प्रोटॉन पे चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो थोड़ा सा डिफर करता है। तो इलेक्ट्रॉन वन ऑफ देम इज माइनस ई, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता तो माइनस ई, और प्रोटॉन पे कितना है ई प्लस डेल्टा ई, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है साहब, यानी चार्ज मैं लिख देता हूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज ई प्लस डेल्टा ई, जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, इफ द नेट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम placed at a distance d much greater than the atomic size apart is 0, यानी दो जो यहां पर दो जो हाइड्रोजन एटम है ऐसे बना दिया, ये हाइड्रोजन एटम बना देते, दोनों हाइड्रोजन एटम ही है तो कोई दिक्कत नहीं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d जहां तक बोला है, पता नहीं कहां बोला है d, अपने मन से मान लें हम लोग, अच्छा d बोला है। तो ये साहब यहाँ पर d डिस्टेंस दूर है और ये स्थिति हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन, और इन दोनों पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दोनों इक्वल है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है, दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। लिखा है कि इफ द नेट ऑफ द नेट, ये पार्ट इज 0 बता रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्ट करेगा और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो यहाँ पर न्यूक्लियस में जो चार्ज है, टोटल चार्ज अभी निकालेंगे, वो दूर करेगा। दूर क्यों करेगा? क्योंकि इस पे नेट चार्ज कितना होगा, देखिए नेट चार्ज, समझिए आप, समझिए बात, नेट चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन एटम, जिससे आप समझ पाए कि रिपल्शन क्यों होगा। मैं पूरी गहराई के साथ बता रहा हूं। ये देखिए इस पे चार्ज, आप जानते हैं कि एक जो हाइड्रोजन एटम होता है उस पे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तो ये होता है वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। तो इस पे चार्ज क्या हुआ, QE प्लस QP, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई और प्रोटॉन पे E प्लस डेल्टा ई। तो देखिए यहां पर वैल्यू आ गई डेल्टा ई, तो इस पे चार्ज है डेल्टा ई नेट चार्ज, इस पे भी डेल्टा चार्ज प्लस ई, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो जाएगा, दोनों सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन वाले भारी पड़े। और इसमें ग्रेविटेशन, ये लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसमें लगेगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो तो मास की वजह से अट्रैक्ट करता है। इन दोनों का नेट रिजल्ट 0 है। नेट रिजल्ट 0 होने का मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे से बराबर और विपरीत दिशा में होंगे तभी तो 0 होगा। इसलिए मैंने लिखा था FE बराबर FG,
क्योंकि प्रैक्टिस हम किए तो हमें फट से दिखता है, आप भी करे होंगे कई बच्चे तो फट से दिख गया होगा। लेकिन मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चा ये देख रहा है उसको कुछ नहीं आता है, बस उसको छोटू सी फिजिक्स आती है तो वो भी समझ जाए। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि एफ जी और एफ ई बराबर है। अब हम एफ ई की वैल्यू अभी 4 निकाल चुके हैं तो एफ ई निकालेंगे अब हम लोग। चलिए, तो इस बात को समझते हुए एफ ई निकालते हैं। एफ ई क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहीं पे भिड़ाता हूँ और डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूँ, थोड़ा और इसको ऊपर ले जाऊंगा, थोड़ी वर्किंग भी इसमें करनी पड़ेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एफ जी थोड़ा अच्छे से लिख दो, नहीं समझ ही ना पाओगे। तो ये होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर यानी डी स्क्वायर। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे, ये m1 m2 क्या है? ये बेसिकली मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ऐसे। ठीक, अब इसको और इसको बराबर कर दीजिए यहां पर। नाउ एफ ई बराबर एफ जी यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्क्वायर। ये देखिए m1 m2 का मतलब हो गया mh इंटू mh यानी मल्टीप्लाई करके mh का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा, हमको ये बताना था, क्या बताना ये आपको दिखा दूं पहले तब चलूं आगे। 0 देन डेल्टा ई इज ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर का डेल्टा ई है ये निकालना है, वैल्यू नहीं बतानी, ऑर्डर। और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। थोड़ी वर्किंग भी होगी, हाँ अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक, तो यहां पर इसको मैं यहां तक लाता हूं और काट दीजिए जो वैल्यू कट रही है। तो यहां पे डेल्टा ई स्क्वायर का मामला चाहिए था, तो डेल्टा ई स्क्वायर कितना रहा, उसकी वैल्यू हो गई यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी एम एच का स्क्वायर। ये देखिए इसी की वैल्यू हमको निकालनी है, बाद में रूट ले लेंगे हम लोग। ठीक, अब यहां पर मैं इस एक्सप्रेशन को ना अगली स्लाइड में करता हूं, वरना इसका जब पीडीएफ बनाऊंगा ना तो पिच्चू हो जाएगा। थोड़ी वर्किंग समझानी है आपको जिससे बात आप पकड़ पाए। तो इसी को मैं यहां पर अगली स्लाइड में लेता हूं। ये देखिए यहां पर लिखा गया था डेल्टा ई का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, फिर था जी और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए वैल्यू रखते हैं। अब वैल्यू रखने में देखिए आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती थी, छोटी छोटी बातें बता रहे हैं आपको, 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, इसका उल्टा है ना, बिल्कुल आसानी से, कोई भी परेशानी नहीं है। तो इसको लिखा 1/9 इंटू 10⁻⁹, ये इतने की वैल्यू। अब हम जी की वैल्यू लेते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने इसको याद कर रखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फिर ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो दिया था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, है ना। अब सॉल्व करने में हम क्या करते हैं, जो फिगर्स हैं वो एक साथ लेते हैं और पावर एक साथ करेंगे। तो 6.67 ये देखिए ये 9 और यहां से में मिलेगी 1.67 का स्क्वायर। देखिए ऐसे ही करिए एग्जाम में। पावर की बात करें तो इसकी पावर 10 की पावर -11 थी, ये ऊपर गई तो 10 की पावर -20 हो गई। देखिए समझ पाए ना। और यहां इसकी थी 10 की पावर -27 का स्क्वायर। इस तरह से कुछ एक छूट बराबर, ये 10 की पावर -11 थी, ये 9 ऊपर गया है तो जुड़ गया 20 हो गया। अब देखिए यहां पर ये डेल्टा ई का स्क्वायर चल रहा है, तो हम सभी को स्क्वायर कर लें तो रूट लेना आसान होगा। तो देखिए यहां पर 6.67 किसका स्क्वायर है भाई, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, उसके बीच की फिगर है
2 3 की। और हम जानते हैं 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये 625 से थोड़ा बड़ा है तो 2.6 ले लो, 25 की जगह 26, तो ये 2.6 अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं क्योंकि ऑर्डर चाहिए हमको। ये रहा 1.67 और ये रहा 3 का स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से बात बना रहा हूं। ये 10 की पावर -10 है, अगर मैं स्क्वायर में लिख दूं तो इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर -10 का स्क्वायर, ये 10 की पावर -20 आ जाएगा। तो इसको मैं इसी के अंदर डाल देता हूं, या रुको, 10 की पावर -10 का स्क्वायर जो आपको सरल लगे, इंटू 10 की पावर -27 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। यहां डेल्टा ई का स्क्वायर था, इस सबके स्क्वायर भगा दो। तो यहां पर जब स्क्वायर भगाओगे डेल्टा ई का ऑर्डर लिखोगे अप्रॉक्सीमेशन में, तो 2.6 लिखोगे। तो समझना मेरी बात, मैं इसलिए गहराई से बता रहा हूं कि आप कर पाए, नहीं तो पढ़ा सब देंगे, करते नहीं बनेगा। ये रहा 10 की पावर -10 और 10 की पावर -27। अब बात समझो मेरी बेटा, ये जो है ना, ये लगभग देखिए ये वैल्यू 0.9 के आसपास आएगी। ये 27 है, 3 है, 3 9 27, 0.9 के आसपास। 0.9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से बड़ा ही होगा, इससे छोटा होगा लेकिन 1 से बड़ा होगा। तो हम यहां पर कर देते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली मतलब 1.4 के आसपास लिख देता हूं, इसी के आसपास कुछ वैल्यू आएगी, अंदाजा ले रहा हूं। स्क्वायर छोड़ दो क्योंकि स्क्वायर तो खा चुके हैं हम लोग, ठीक। और ये ऑर्डर क्या रहा, ये तो 10 की पावर -10 और माइनस यानी -37। तो कितना ऑर्डर आ गया, 10 की पावर -37। मैंने पूरा वर्किंग भी आपको करके दिखाई है, जैसे आप कर पाए। कई बच्चे ये पावर नहीं संभाल पाते हैं, मतलब इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे करते हैं, ठीक, अगर आप चाहेंगे तो, है ना। आप समझिएगा, कई बच्चे यही नहीं समझ पाते। तो ये मैंने करके दिखाया कि ऑर्डर का मतलब क्या है। 1.4 साइंटिफिक फिगर लिखी, 10 की पावर 37, दिस इज द ऑर्डर। तो इसका आंसर का ऑर्डर क्या रहा, ऑर्डर 10 की पावर -37 क्यों रहा मैंने समझाया, और इसका ऑप्शन अब देखना पड़ेगा तभी हम आपको बात समझा पाएंगे। तो यहां पर 10 की पावर -37, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसका आंसर क्या आ गया है, बी। कलर बदलना चाहेंगे, व्हाइट पे व्हाइट नहीं दिखेगा, तो ये यहां पर बी ऑप्शन। अब मैं इसको आपको समय देता हूं, अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, भाई स्क्रीनशॉट या नोट्स बनाते हो जो भी हो, जिससे मैं पूरी गहराई जो आपको दे रहा हूं, जिससे आप सीख पाएं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, वो ज़रूरी है फिजिक्स में। तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे सवाल की हम लोग बात करेंगे। मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, ये देखिए यहां तक लेके आ गया मैं आपको, आप इसको नोट करें। अच्छा, अगला पेज भी आपके सामने है तो वो भी आपको दिखा देता हूं, वर्किंग इसकी, जैसे पूरी बात आपकी समझ में आ जाए। तो बच्चों हम लोग करेंगे 2016 का क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है वो आपके लेवल पे थोड़ा हॉट्स वाला क्वेश्चन है। ये आप जो बोलते हैं ना थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का, तो मैं समझा आसानी से दूंगा लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैं हॉट्स लिख देता हूं बिना आपसे समझे हुए, क्योंकि मैं समझ रहा हूं ये थोड़ा सा करने में आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। एक बार सीख जाएंगे, करते रहेंगे, इसीलिए तो PYQ किया जाता है कि हम सीख जाएं। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं, और मैं करके दिखाता हूं। ध्यान से समझिएगा, इसलिए हॉट्स लिखा, डरने की बात नहीं है, ध्यान से समझना इसलिए लिखा है। लिखा 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स, अच्छा ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई 2 मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L, ठीक है, आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस D is much less than R apart because of their mutual repulsion। ये ऐसे कुछ थे, आपको बनाए नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। ऐसे थे और शुरू में इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो D था और ये लेंथ थी L। और भी कुछ है, आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, कोई चार्ज रहे होंगे शुरू में, Q एंड Q मान लेते हैं, ये कहानी थी। अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, दोनों में चार्ज सेम है तो इसमें ऐसे ऐसे फोर्स लगा होगा रिपल्शन का, जिससे ये यहां पर और भी फोर्सेस बनाएंगे, अभी बना रहे हैं, आप चिंता ना करें। अब क्या था, चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट। अब यहां पर इस चार्ज को हम ना थोड़ा सा Q लिख देते हैं, क्योंकि खर्चा होता रहेगा, तो अभी मैं क्यों लिख रहा हूं, क्यों आप समझेंगे। इससे चार्ज लीक करने लगा दोनों से,
टपकने लगा समझ लो, या ऐसा, ठीक है, चार्ज निकलने लगा, लीक करने लगा, टपकने लगा। फिर क्या हुआ, एज ए रिजल्ट दीज स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर। अब जैसे जैसे चार्ज टपकेगा, ये जो फोर्स लग रहा था, इस फोर्स में कमी आएगी, क्योंकि होता ही है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 कम होने लगेगा। तो ये जो चीज़ है, ऐसे ये जो गोले हैं ये ऐसे पास आने लगेंगे। तो एज ए रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोचेस ईच अदर विथ ए वेलोसिटी v। जो अप्रोच करने की वेलोसिटी है उसकी, वो v दे रखी है, इसका बड़ा काम आएगा भी। देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन दे स्फीयर्स। कह रहे हैं उनके बीच में, ये एक अच्छा सवाल हो जाता है, जो दोनों गोलों के बीच में डिस्टेंस x है, उसमें v का रिश्ता क्या है, अभी समझाते हैं, बिल्कुल ना डरिए आप। अब क्या करेंगे, एक फोटो और हम बनाएंगे। फोटो मैं इधर ही बना देता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा बनाता तो और अच्छा रहता, आप समझ जाएंगे, कोई बात की बात नहीं है। ये देखिए मैं छोटा फोटो थोड़ा बना रहा हूँ, समझिएगा। ये नई सिचुएशन में क्या हुआ, ध्यान से समझना है कि टपकते टपकते एट एनी इंस्टेंट, एट ये इनिशियल, एट एनी इंस्टेंट t, हम ये मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है, वो x है। भाई किसी दूरी पे रहे हैं जब भी है, और इस समय पाए जाने वाला चार्ज इस पे कितना है, q है बेटा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अब कुछ पैरामीटर और लिखते हैं कलर बदलते हुए। अब यहाँ पर हम इसको बैलेंस करेंगे, इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी लिखेंगे, इसको मैं f डैश कह देता हूँ, इसको मैं f कह देता हूँ। फोर्स तो सेम है लगेंगे दोनों पे। ये लेंथ l है और ये डिस्टेंस x हमने मान रखा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये बैलेंस कैसे होगा, ये स्ट्रिंग में एक टेंशन होगा इधर t, और ये एंगल आप जो उसका हाफ एंगल मान रहे हैं, दिस एंगल इज थीटा। इस इंस्टेंट पे टेंशन लगा t, इस t में आप वर्टिकल कंपोनेंट अगर लेने जाएं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये बनेगा t cos थीटा, और एक यहां पर इसका कंपोनेंट आएगा जो आएगा t sin थीटा। उम्मीद है बात पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है वर्टिकली तो बैलेंस है और इस इंस्टेंट पे भी ये बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg वेट। इसी तरह इसका बना सकते हैं, एक का लिख रहा हूं, mg के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो बैलेंस हो गया। और इसी समय x के फॉर्मेट में बात करें तो इस फोर्स को इस फोर्स ने बैलेंस, जब ये टपकेगा तो फोर्स भी बदल जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस करेंगे तो t sin थीटा, ये t sin थीटा इधर वाला इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। और फोर्स है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k बोल रहे हैं, तो k q1 q2, तो q स्क्वायर अपॉन बीच का डिस्टेंस विच इज x स्क्वायर। बात समझ गए ना, ये कूलम्ब्स लॉ के q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर कर दिया, ये बात आप समझे होंगे। अब इसको डिवाइड कर देते हैं पहली और दूसरी इक्वेशन को, जैसे ये पहली और दूसरी, देखिए कैसे कैसे तिकड़म करके पहुंचेंगे, आसान है, घबराइएगा नहीं। ये देखिए लिखा t साइन सेकेंड अपॉन 1 कर दो, tan थीटा के फॉर्म में ले लेते हैं, तो ये वैल्यू बन गई t साइन थीटा अपॉन t cos थीटा, और यहां पे आ जाएगा kq स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन mg। इससे एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा tan थीटा, देखिए tan थीटा वैल्यू मिली, और देखिए क्या वैल्यू यहां पे मिलेगी, ये हो गया kq स्क्वायर mg x स्क्वायर, kq स्क्वायर और mg x स्क्वायर। ये देखिए यहां पर एक्सप्रेशन हमारे पास आया, और इसमें देखिए जो वैल्यू बदलने वाली है ना, वो x और tan थीटा दो दो वैल्यू बदलने वाली है, बाकी तो सेम है, सब सेम। क्या है, यहाँ जो q है इस इंस्टेंट पे है, वो भी समय के साथ चेंज मारेगा। तो इस बात को समझने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। हियर tan थीटा इज स्मॉल, क्यों स्मॉल है, क्योंकि ये लेंथ इसके बीच के सेपरेशन से बहुत ज्यादा है। अब जब tan थीटा छोटा होता है तो वो sin थीटा के बराबर भी होता है,
और ये साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली जाए यहाँ पर। अब ये कैसे सोचा आपने? इसलिए कि यहाँ जब टेन थीटा निकालोगे तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये इस ट्रायंगल को देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लोगे, बेस हमको पता नहीं तो झंझट करनी पड़ेगी। क्योंकि थीटा सरल है, छोटा है, इसलिए साइन थीटा टेन थीटा बराबर है। अब टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की बात कर रहे हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इस ट्रायंगल में लगाओ, थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर रहा, परपेंडिकुलर इज ये आधा, ये पूरा x है तो ये आधा कितना हो गया? x/2। बात पकड़ रहे होगे। और ये डिस्टेंस कितनी है? l। तो यहां पर ये वैल्यू हो गई x/2l। तो देखिए हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स कम कर रहे हैं, थोड़ा समझ पावे। अगर आप इस थीटा को भगाकर हम x में ले आए, x तो पहले से मौजूद था, थीटा गायब हो चुका है। ये देखिए आपको दिखाता हूं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक हॉट क्वेश्चन है बढ़िया, इसको वैल्यू यहां पुट कर दो। तो ये वैल्यू यहां पे आ गई x/2l बराबर kq² कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। तो एक ले लेते हैं q² एक तरफ और बाकी वैल्यू को एक तरफ एडजस्ट करते हैं, तो ये x³ हो जाएगा। देखिए यहां पर x³ और फिर वैल्यू हो गई 2 तो कांस्टेंट ही है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं, ये रहा 2, ये x³ हो गया, ये अपॉन l तो डालेंगे ही, रुको, x इंटू x³ इंटू mg अपॉन 2lk। ये देखिए एक्सप्रेशन यहां पे आपको मिला कि q² = x³ mg अपॉन 2lk। अब यहां पर आप लिख सकते हैं q इज प्रोपोर्शनल टू x, ये q इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। बात पकड़ में आई होगी, क्योंकि बाकी वैल्यूज यहां पर mg 2lk ये कांस्टेंट है, यानी q² इज प्रोपोर्शनल टू, एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपके लिए, q² इज प्रोपोर्शनल टू x³, क्योंकि बाकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो q इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। यहां देखिए पहुंचे हम लोग। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, v दे रखा था, v और x के बीच का रिश्ता चाहिए हमको, v और x के बीच का रिश्ता, इसको अब हमें यहां पर डिफरेंशिएट करना होगा। मैं करके दिखाता हूं। इस सवाल को अगर हम पकड़े तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वैल्यू हो जाएगी dq/dt। और यहां आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3/2, उम्मीद है कर लेते होंगे आसानी से, x√x इंटू dx/dt। ये जानते हैं ना डिफरेंशिएशन आप, d/dt कर रहे हैं, ये उम्मीद है कर ले रहे होंगे। ऐसे करते हैं आप, तो पहले यहाँ पे ये dx कर देते हैं, चैन रूल का इस्तेमाल, ये dx/dt और ये वैल्यू होती n x n-1 इंटू dx/dt। तो ये n की वैल्यू हो गई, ये 3/2 थी यहाँ, तो 3/2 और 3/2 - 1 यानी आधी, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब dx/dt क्या होता है? दिस इज द वेलोसिटी। आगे इसको बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर ये क्या हो गया, dq/dt इज प्रोपोर्शनल टू 3/2√x एंड दिस इज v, क्योंकि हम जानते हैं v बराबर होता है dx/dt। अब यहां पर इसको लिखो v बराबर, तो v बराबर क्या लिखोगे, ये कांस्टेंट है, पहले लिख देते हैं। ये जो लीकिंग का रेट था, लीक कर रहा था ना चार्ज, उसका रेट था लीक करने का कांस्टेंट, तो दिस इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को कैपिटल C लिख दो चाहे तो। अब ये हो गया c इज प्रोपोर्शनल टू 3/2√x इंटू v। अब मैं v की बात करता हूं, यहां पर v की बात करोगे तो v इज प्रोपोर्शनल टू 2c/3√x इज प्रोपोर्शनल टू v। बाकी सब कांस्टेंट है, √x के, यानी इससे क्या आ गया निकल के, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x। ये आपका आंसर आ गया। ये एक हॉट क्वेश्चन है, नॉर्मली ये जेई मेंस का सवाल है, बेसिकली आपको नहीं देना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्स तो बनता ही है, कोर्स का तो है, आउट ऑफ कोर्स नहीं है।
तो ये एक हॉट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं जब पीवाईक्यू करा रहा हूं तो मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, जिससे जो बच्चा अव्वल एम्स जाना चाहता है वो भी इसका बेनिफिट ले सके। खैर, अब देखते हैं ऑप्शन क्या मिला। ऐसे टफ क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते हैं, लेकिन आया हुआ है तो कुछ कह नहीं सकते। तो v इज प्रोपोर्शनल टू -½ हो गया, -½ ही है वो, अभी दिखा देते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो आपने लिखा था ये नीचे है ना, तो ऊपर लाओगे तो पावर हो जाएगी x की पावर -½ ये ऑप्शन नंबर क्या था, ए। तो ये एक हॉट क्वेश्चन है, आप समझ पाए होंगे, धुआंधार सवाल। नॉर्मली जेई मेंस के एक अच्छे सवालों में गिना जाता है, लेकिन आपके यहाँ आया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप घबराइएगा नहीं कि सारे सवाल ऐसे आएंगे, ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी डिफरेंशिएशन करना होता है। 720 में 720 कौन लाएगा? तो वो इसको समझ लीजिए, समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। थोड़ा भी अगर बेस आपका बना होगा फिजिक्स में तो ये समझ पाए होंगे आपको। ऐसे सवाल पहले बड़े आया करते थे और कभी भी दोबारा रिपीट किए जा सकते हैं। एक सवाल अगला भी सवाल में जब करूंगा तो भी आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसा ही है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा ऊपर कर देते हैं जिससे पूरी बात आप तक पहुंच जाए। ये मेरे ख्याल से यहाँ तक अभी भी रह गया है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये यहाँ पे नोट करें आप, थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा जिससे पूरी बात आपको दिखाई पड़ जाए। ये देखिए, कुछ छोड़ने का सवाल नहीं पैदा होता, हम भी मेहनत करें, आप भी करिए। तो आइए बच्चों, 2013 का सवाल करते हैं। ये भी जैसा सवाल मैंने अभी, आप देखेंगे पेंडुलम का अक्सर आया करता था पहले, वैसा सवाल है। आप बिल्कुल ना घबराइए, ये आसान सवालों में से एक है। 2 पिथ बॉल्स कैरिंग, ये पिथ बॉल्स होती हैं जो फिजिक्स में, साइंस के लिए यूज की जाती हैं, चार्ज वार्ज देते हैं, ऐसा समझिए। इक्वल चार्जेस, मेन मुद्दे की बात क्या है, सेम चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है, बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, इनकी स्ट्रिंग की लेंथ भी इक्वल है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, ये देखिए आर बना, ये केस 1 की बात कर रहे हैं। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लाइम्ड एट हाफ द हाइट, और इसकी हाइट जो y थी अब यहाँ पे y/2 कर दी है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, अब इसके बीच में r' के क्या हाल चाल है r की रेस्पेक्ट में, वो हमको निकालना है। बड़े आराम से निकल आएगा। देखिए, तो पहली कंडीशन मान ले, यहाँ पर लेते हैं, आ जाएगा इतने में, बिल्कुल आ जाएगा, कोशिश करेंगे तो। ये देखिए यहाँ पर लिया, ये यहाँ पर ऐसे पकड़ा, पहली केस 1 की बात हम लोग कर रहे हैं। इस समय मान लीजिए मास ऑफ बॉल m है, तो जैसा आप जानते हैं इसको सेपरेशन को ऐसे बना देते हैं r, और यहाँ से मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो दिस एंगल इज बिकम थीटा। कलर को बदलना चाहेंगे जैसे आप अच्छे से समझ सकें। मास इसका mg नीचे काम करेगा, एक टेंशन लगेगा स्ट्रिंग में t, उसके 2 कंपोनेंट लेंगे, ये हो जाएगा t cos थीटा, ये थीटा हो गया, ये थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये हो गया t sin थीटा। दोनों पे चार्ज थे इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, इस पे भी फोर्स इधर लग रहा होगा, क्योंकि चार्ज इसमें हम लोगों ने ले लिया है कि मान लीजिए Q चार्ज है दोनों पर। ये एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, और लगने वाला फोर्स इन्होंने बोला है, फोर्स नहीं बोला, फोर्स हम F ले लेते हैं। तो इस केस 1 की हम बात कर रहे हैं। इस केस 1 में देखिए जो फोर्स लगा वो कितना लगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q² अपॉन R², ये फोर्स लग रहा है इस समय। इक्विलिब्रियम है तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है, t cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर है, और t sin थीटा यहां पर f के बराबर है। ये इक्वेशन 1 कह दीजिए, इस इक्वेशन को 2 कह दीजिए। अब दो, जैसे अभी किया था, जैसे इन सवालों में करते हैं, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को बेटा इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg, और f की वैल्यू यहां पर जो हम लोगों ने पकड़ी थी वो डालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन R² अपॉन mg। ये देखिए सब कट जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा।
तो टेन थीटा ये वैल्यू आ गई। और इसको थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो ये चाहे तो ऊपर रखो या नीचे ही कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, और ये रहा बेटा mg/r स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 है कह लीजिए, इस टेन थीटा को यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या रही यहाँ पर देखते हैं, कोई कलर को बदल लेते हैं। टेन थीटा की बात करो तो टेन थीटा हो, ये थीटा आपने ये पढ़ा है थीटा, तो यहाँ टेन थीटा होता है, ये वाई था, डिस्टेंस दिया था यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये थीटा है तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज r/2। ये देखिए ट्रायंगल ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, दिस इज r/2 और बेस इज y। समझ पाए हैं? तो r/2y लिख सकते हैं, इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। r/, या इसको r/2 लिखना हो तो r/2 लिख दीजिए अपॉन y, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये ट्रायंगल इस तरह से थीटा है तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो दिस परपेंडिकुलर इस पूरे का आधा r/2 अपॉन y, और ये वैल्यू आपकी बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन mg/r स्क्वायर। इस इक्वेशन को यहां मैं 1 कह दे, चलिए इसको मैं कह देता हूं 2। अब देखिए क्या है, सिमिलरली जो इनकी कहानी थी इसमें सब कुछ सेम है, अब y और r' बदल गया है। तो फॉर केस 2, इन केस 2 सिमिलरली लिख दीजिए, निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकालेंगे तो भी आएगा, ये आ जाएगा r'/2 अपॉन y' की बात करेंगे तो y/2 हो चुका है अभी। समझ पा रहे हो ना, सारे फंडे वही लगे हैं, बस ये r की जगह ये जो था ये वैल्यू यहां पर हो गई r'/2, ये r की जगह r' हो गया है, क्योंकि यहां ये r की जगह r' है, y की जगह y/2 है, तो ये y की जगह बेटा ये y/2 है। बात पकड़ में आई ना, सब कुछ वैसे ही। और यहां पर जो वैल्यू देखते हैं वो चेंज होने वाली, वो भी लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज वही है, mg में भी कोई परिवर्तन नहीं है, इस r में परिवर्तन है, इसको क्या लिखोगे, दिस इज r' का स्क्वायर। उम्मीद है बात पकड़ पाए हैं। अब हमको निकालना है r' के सेंस में, तो यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए, बस काम खत्म है। देखिए तीसरे को हम डिवाइड कर देते हैं दूसरी इक्वेशन से, तो ये आया देखिए r'/2 अपॉन y/2, समझ तो पा रहे हो ना, डिवाइड करो, पलट के इनटू कर दो, तो पलट के यानी कर दोगे y/r/2। कर पाते हो ना ऐसे? ये कोई और तिकड़म लगाने की बात सोचें, देखिए ऐसे कर लो, आप कंफ्यूज ना हो जाए कहीं। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ये हुई है r/2y, और यहाँ पे 2 कट जाएगा तो r'/y आ जाएगा। अब आप डिवाइड कर दो तो तीसरी वाली हो गई r'/y, और ये दूसरी जो डिवाइड है पलट के इनटू करो तो सरल पड़ेगा, तो ये दूसरी थी, इसको पलट के इनटू करोगे तो 2y/r आ जाएगा। ये उम्मीद है ये बात पकड़ पाए होगे। डिवाइड करना है सिंपली, यहां डिवाइड करोगे, तीसरा ऊपर था तो ये 1/r' का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ r का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या रही, तीसरी r' स्क्वायर, ऊपर r स्क्वायर, नीचे r' का स्क्वायर। तीसरे को दूसरे से, इसको इससे डिवाइड करना है, आप जिस तरीके से करते हो कर लीजिए, मैं सीधे ही कर देता लेकिन रोक रहा हूं कि सीधे ना करूं, जिससे आप समझ पाए। अब यहां पे देखिए ये y कट जाएगा, ये 2r' अपॉन r बराबर r स्क्वायर अपॉन r' का स्क्वायर यहां पर आ रहा है। अब यहां पर लेके चलें अगर हम लोग तो आ जाएगा 2r' का क्यूब बराबर r क्यूब, तो यहां पर r' जो वैल्यू होगी, r तो r हो जाएगा क्यूब रूट में, इसका 2 का क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब रूट, ये आंसर आ गया। तो इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये इस तरह से ये सवाल आप बना पाएंगे।
और मैंने सारे सवाल जो सरलतम स्थिति हो पा रही है वो एक एक स्टेप में समझा रहा हूं। मेरे ख्याल से पूरी स्क्रीन पे आ गया है, आप इसको नोट कर लें। तो बच्चों हम लोग करते हैं 2013 का क्वेश्चन, और ये देखिए ये इंटरेस्टिंग है, सरल सवाल है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूंगा, हमेशा आपको काम आएगी। लिखा ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू इक्वल चार्जेस। यहां पर देखिए ये Q है और यहां पर भी ये Q है, इनके बीच का डिस्टेंस आप R समझ लीजिए। तो इसके मिड पॉइंट पर यानी यहां कहीं, जो कि R/2 होगा, मिड पॉइंट का मतलब, एक चार्ज रखा है स्मॉल q। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, Q की हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर दो चार्जेस एक नेचर के हैं और तीसरा चार्ज हम रखना चाहते हैं तो वो अपोजिट नेचर का होना जरूरी है, वरना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। क्या कहने का मतलब, अगर ये प्लस है ये प्लस है तो इक्विलिब्रियम के लिए तीसरा चार्ज निगेटिव ही होगा। पॉजिटिव रखेंगे तो सही नहीं हो सकता, बैलेंस ही नहीं करेगा। क्योंकि आप पॉजिटिव रखोगे यहां पे, सपोज करिए मैंने प्लस रखा, तो जिसने प्लस ने इधर धक्का मारा, इसने प्लस ने इधर धक्का मारा, ये बैलेंस हो गया। इसका क्या, इस प्लस ने धक्का मारा इधर और इसने भी प्लस की वजह से धक्का मारा इधर, ये भाग जाएगा, नॉट बैलेंस्ड। देख रहे हैं, अगर आपने माइनस रखा यहां पर, समझ पाए होगे, अगर यहां पे आप माइनस चार्ज रख दोगे, ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज, तो इस माइनस पे अट्रैक्शन इधर लगा, इसका अट्रैक्शन इधर लगा, ये बैलेंस। इस प्लस पे इसका अट्रैक्शन इधर, इस पे रिपल्शन इधर, बैलेंस। इसकी बात करूं, अट्रैक्शन इधर, वाले का रिपल्शन, बैलेंस, सब बैलेंस। तो हमें याद क्या रख लेना है कि अगर दो चार्ज आपस में पॉजिटिव हैं तो बैलेंस के लिए तीसरा चार्ज हमारा अपोजिट नेचर का होगा। ये प्लस है तो वो माइनस होगा, और अगर ये दोनों माइनस होते तो बीच वाला प्लस होता। समझ पाए हो? तो यहां से हमने तुरंत ही रेफरेंस निकाल लिया, Q मस्ट बी निगेटिव, क्योंकि बाकी दोनों पॉजिटिव थे। तो ऐसे ही हम तुरंत समझ गए प्लस वाले तो गलत हैं, ये हो ही नहीं सकते। समझे ना, एक लाइन की बात थी, मैंने आपको खींच के आपको समझाया है। दो चार्जेस प्लस हैं तो तीसरा अगर बीच में रख रहे हो वो बैलेंस तभी होगा जब वो उनका अपोजिट यानी निगेटिव हो। दो निगेटिव है तो बीच में कौन रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, ठीक है। अब कितना है वो निकालने के लिए वर्किंग, तो यहां पर ये अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसको सेकंड चार्ज बोल दूं, तो ये F1 अगर ये निगेटिव रखे हो तो ये जो F1 है, इसको 1 बोले इसको 2 बोले हो, ये जो F1 है इस F2 के बराबर हो जाए, सिंपल सी बात। तो यहां F1 बराबर F2 समझाने के लिए जैसे मैं आपको कर रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रही डिस्टेंस R/2 आपस में, और ये था Q चार्ज और ये था स्मॉल q, तो ये रहा Q/R/2 का होल स्क्वायर। बात आप समझ पाए होंगे। और दूसरी वैल्यू हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी QQ रही, और R/2 का होल स्क्वायर। एक ही चीज लिख दी मैंने, तो ये काहे को, तो ये इक्वल एंड अपोजिट हैं। दिस सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, Q कितने के बराबर है ये हमको लिखना है। अच्छा, इस पे लगने वाला फोर्स ना पकड़ो, इस पे तो 0 ही आएगा और सीधे रिलेशन दोनों कट इक्वल ही आ जाएगा। हम किसी एंड वाले को पकड़ लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो नेट चार्ज ऑन Q इस पे निकाल लेते हैं, इस पे रखोगे तो इस पे तो दोनों इक्वल ही आ जाएंगे, Q1 Q2 के। तो हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन दिस। अभी देखिए सवाल खत्म हो जाएगा। फोर्स इस पर, तो इस पे जो फोर्स है ये माइनस वाले ने लगाया, तो इस फोर्स को हम बोल देते हैं F1 फोर्स, और ये जो बाजू वाला लगा रहा है इसको बोल देते हैं F2 फोर्स। F1 F2 यहां पे काम बन गया। तो इस वाली बात को हटा दीजिए और हम फोर्स ऑन Q फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। तो ये F1 की बात की, F1, तो F1 के लिए लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 तो Q इंटू Q/R/2 का स्क्वायर, और ये F2 की बात कर लीजिए यहां से, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का लेंगे, तो ये वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, क्योंकि ये भी Q है ये भी Q है, और बीच का डिस्टेंस R है, अपॉन R स्क्वायर। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया,
एक कैपिटल क्यू उससे कट गया। अब आगे लिख लेते हैं, आर लिखा, नीचे आर स्क्वायर आया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 जो ऊपर चला जाएगा, और ये वैल्यू आ गई Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर भी यहाँ पे कट गया है, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q/4। ये और ऊपर से निगेटिव था, ये पहले ही हम जान चुके थे, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, -Q/4। ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इसको नोट कर लीजिए, इस तरह से सवाल हो जाएगा आराम से, बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए नोट करें। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा बेटा। मुझे उम्मीद है कि ये सुपर एक्सप्लेनेशन आपको जबरदस्त पसंद आया होगा। सारे सवालों को एक एक स्टेप तोड़कर विथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैंने आपको बताया। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिएगा। गुरु दक्षिणा के रूप में अगर ये वीडियो वाकई आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने किसी एक दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा कि इतनी गहराई और इजी भाषा में आपके लिए वीडियो बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच। अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।